CH-106 पेट कम बुलेट के टायर ज्यादा लगते हैं। रिधिमा बस जन्य के फेस में घुसी ही जा रही थी और जन्य उसको देखते हुए पीछे हो रहा था कि एक टाइम के बाद वो घास पर गिर ही पड़ा। पर रिधिमा ने आज ठान लिया था वो जन्य से बुलवा के रहेगी, वो अच्छी लग रही थी। जन्य बार बार अपने गले को अपने थूक से गीला कर रहा था। रिधिमा अब उसके ऊपर लेटी उसको घूर जो रही थी। बेचारे जन्य की जबान ही रिधिमा के घूरने से चिपक गई थी। जब कुछ देर तक जन्य नहीं बोला तो रिधिमा ने उसका मुंह सच में नोच लिया और बोली, बोलो, मैं अच्छी लग रही थी। जन्य थोड़ा चीख पड़ा, पर वो क्या बोले यार। रिधिमा ने कुछ और पहना होता तो वो कुछ तारीफ भी कर देता, पर ऐसे कौन तारीफ करता है यार। और ये बेशर्म बेहया बर्बाद लड़की उसके ऊपर चढ़ी पड़ी, उसको नागिन जैसे डसने के लिए तैयार थी। अगर जन्य ने उसकी तारीफ नहीं की तो आज गया जन्य। लेकिन रिधिमा नशे में सठिया चुकी थी। उसको खुद को होश नहीं था वो क्या बोल रही है और वो किन कपड़ों में अपनी तारीफ सुनना चाहती है। जन्य से उसको कुछ होश नहीं था वो क्या कर रही है। लेकिन जन्य के ना बोलने पर रिधिमा को चिढ़ हो रही थी और वो चिढ़ते हुए मुंह बना के जन्य से बोली, मतलब तुम ऐसे नहीं बोलोगे, मैं कैसी लगी तुम्हें। अब तो गला नहीं, जन्य का दिल सूखता जा रहा था। अब तो माउंटेन ड्यू भी काम नहीं आएगी। लेकिन किंतु परंतु रिधिमा का दिमाग अभी नशे में भैंस चराने गया था, इसलिए उसके दिमाग में कुछ खुरापाती सी चीज आई और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वो जन्य के होठ पर अपना अंगूठा रफ करते हुए बोली, तुमने कभी वाइल्ड किस की है। अब तो जन्य के माथे से पसीना बह निकला, पर उसके दिल में कुछ चुभा भी। रिधिमा के बोलने का मतलब क्या था, तुमने कभी ... मतलब क्या रिधिमा पहले किसी लड़के को किस कर चुकी है। सोचते ही जन्य के दिल में जो हिचक थी वो जलन ने ले ली। लेकिन रिधिमा जन्य की जलन से अनजान डेविल स्माइल के साथ जन्य के होठों को पकड़ के मसलते हुए बोली, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरी तारीफ करो, मैं कैसी लगी तुमको, नहीं तो मैं तुमको वाइल्ड किस करूंगी। तनय ने अपनी आंखें छोटी कर ली, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रिधिमा ने जल्दी जल्दी 1 2 3 काउंट किया और जन्य को कुछ भी रिएक्ट करने को मौका दिए बिना सीधा उसके होठ बहुत जोर से काट लिए। जन्य दर्द से चीख पड़ा और रिधिमा को उठा के घास पर पटक दिया। रिधिमा भी चीख पड़ी। जन्य उठ के बैठ गया और अपने मुंह पर हाथ रख लिया, उसके दोनों होठों से खून बह रहा था। रिधिमा मुंह बना के जन्य को देखने लगी, लेकिन जन्य को बहुत दर्द हो रहा था और साथ में खून भी बहुत निकल रहा था, इसलिए वो उठा और रिधिमा को घूरते हुए चला गया। रिधिमा भी उठ के बैठ गई और बच्चों के जैसे हाथ पैर घास पर पटकते हुए बोली, मेरी तारीफ किए बिना तुम नहीं जा सकते। पर जन्य बहुत आगे जा चुका था तो उसको रिधिमा की आवाज सुनाई नहीं दी। जन्य अपने रूम में सॉरी गुस्से और नशे में गलती से रिधिमा के रूम में आ गया। वैसे तो वो उसका ही रूम था, बस अभी रिधिमा ने बास किया हुआ था, परंतु सामने वही रूम था तो जन्य बिना ध्यान दिए अंदर चला गया। जन्य सीधा बाथरूम में आया और मिरर के सामने खड़े होकर अपने होठ देखने लगा। उसके होठों से खून पानी जैसा बह रहा था। उसने कॉटन से अपना खून साफ किया, लेकिन खून बहा ही जा रहा था कि रिधिमा फिर टपक पड़ी। अब उसका रूम था तो उसको तो टपकना ही था, लेकिन अब जन्य की सामत आने वाली है। रिधिमा ने जन्य को देख के आंखें छोटी कर ली और उसके हाथ से कॉटन छीनते हुए बोली, पहले मेरी तारीफ करो। जन्य घूर के रिधिमा को देखने लगा और गुस्से में बोला, देखो अभी बहुत हो गया तुम्हारा, इज्जत से चली जाओ वरना रेंग के जाना पड़ेगा। रिधिमा नशे में तुरंत फ्लोर पर लेट गई और जन्य के पैरों के चारों तरफ नागिन के जैसे लिपट के अपने हाथ पैर नागिन के जैसे खोलते और बंद करते हुए बोली, ऐसे रेंग के जाऊंगी। जन्य आंखें बड़ी करे रिधिमा को देख रहा था, ये लड़की पागल हो गई थी।
पर जन्य को कौन समझाए, रिधिमा बस पागल नहीं नशे में पगलिया गई थी। वैसे नशा तो अपने बॉडीगार्ड को भी था, लेकिन उसको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था। और फिर उसने इतना खाना भी नहीं खाया था। खाना ठूसने वाले दो प्राणी थे, तनय और अदा, और दोनों ने नशे में पहले ही कांड करके रखा है। उनको कांड का रिपोर्ट कार्ड तो मॉर्निंग में मिलेगा। अभी जन्य की वॉट का टाइम था, जो रिधिमा अपने पागलपन के टॉप लेवल से लगा रही थी। जन्य ने रिधिमा को नागिन बने देखा तो उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसको खड़ा किया और उसकी आंखों ने देखते हुए गुस्से में बोला, मैं तुमको मार दूं, उससे पहली चली जाओ। रिधिमा भी जन्य के पास अपना सिर ले आई और उसकी आंखों में अपनी आंखें घुसाते हुए बोली, पहले तारीफ करो। जन्य को अब जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, एकदम बेकार भद्दी मोटी चुड़ैल लग रही थी तुम। और ये जो तुम्हारा पेट है ना, वो पेट कम बुलेट के टायर ज्यादा लगते हैं। मेरा दिमाग खा खा के मोटी भैंस होती जा रही हो। हाथ देखे है तुमने अपने? मैदा का आटा सान के रख दो तो वो जैसे फूल जाता है, वैसे तुम्हारे हाथ फुले हुए हैं। और ये तुम्हारे हिप्पोपोटामस जैसे मोटे पैर, किसी के ऊपर चढ़ जाओ तो बेचारा सांस ना ले पाए। और ये तुम्हारा थोबड़ा सूखा हुआ बदबूदार पापड़, बाकी सब फूला हुआ है, बस यहीं पिचक गया है, जैसे किसी ने गुब्बारे में हवा भर के छोड़ दी हो। रिधिमा बस थोड़ी सी हेल्थी थी, लेकिन जन्य ने उसको गुस्से में भैंस बना दिया था। जन्य गुस्से में बस बोले जा रहा था और रिधिमा आंखों में आंसू लिए जन्य को देख रही थी। अच्छा था रिधिमा नशे में थी, वरना अपनी तारीफ सुन के जन्य का वो हाल करती कि जन्य ट्रैक का टायर बन जाता। जन्य चुप नहीं हुआ तो अब रिधिमा जोर जोर से बच्चों के जैसे डिग डिग के रोने लगी। जन्य तुरंत शांत हो गया और रिधिमा को देखने लगा। रिधिमा ने रोते हुए जन्य को धक्का देकर कहा, तुम बहुत बुरे हो, इतनी भी सच्ची तारीफ करने को नहीं कहा था। बोलते हुए रिधिमा जन्य को धक्का देते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी और जन्य पीछे हो रहा था। रिधिमा का ऐसे रोना उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रिधिमा आगे रोते हुए बोली, मैं नहीं जा सकती जिम, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, पेट बढ़ता है, फेस नहीं तो क्या करूं, डूबो के तुमको मार दूं। जन्य ने फिर आंखें बड़ी कर ली। रिधिमा रोते हुए आगे बोली, हाँ थोड़ी तोंद निकल आई है, पर बाइक नहीं साइकिल के टायर है। वेट कम करने के लिए साइकिल से सब जगह आती जाती थी, लेकिन तुमसे टकराई तो साइकिल के साथ साथ किस्मत भी टूट गई। क्यों तोड़ी मेरी साइकिल? जन्य को रिधिमा से उसकी पहली मुलाकात याद आ गई, कैसे रिधिमा साइकिल से उसकी गाड़ी से आके भीड़ गई थी। सोचते हुए जन्य के फेस पर अपने आप मुस्कान आ गई। पर जन्य पीछे होते होते दीवार से टकरा गया और शॉवर का नॉब दब गया और ऊपर से पानी गिरने लगा। जन्य अचानक से चौंक गया और शॉवर बंद करने के लिए घूमने लगा कि रिधिमा ने उसके दोनों साइड हाथ रख लिए और उसके फेस के करीब जाते हुए बोली, मैं जैसी हूँ वैसे मुझे पसंद नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कभी कुछ कहा कि जब मैं सोचती हूँ तुम मुझे हक करोगे तो तुम्हारी इस मस्कुलर बॉडी की वजह से मैं दबा हुआ महसूस करूंगी। जन्य फिर शॉक हो गया। क्या रिधिमा उसके करीब आने का सोचती है? रिधिमा उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोली, मैंने कंप्लेन की तुमसे कि तुम्हारे कॉलर बोन जिम कर करके इतने हार्ड हो गए हैं कि मैं हक करते टाइम उसको कस के दबाना चाहूँ तो भी नहीं दबेंगे। जन्य की आंखें और फैलती ही जा रही थी, ये रिधिमा क्या क्या सोचती है, हाय रब्बा। रिधिमा नशे में अपने दिल की बात बन्या करते हुए बोली, तुमको हक करने पर मुझे कभी गद्दे वाली फीलिंग नहीं आएगी, हमेशा पत्थर वाली फीलिंग आएगी। कभी कुछ कहा तुमसे? मैं तो पतली हो जाऊंगी, अपने टायर को पंचर भी कर लूंगी। क्या तुम मेरे लिए हार्ड गद्दे से सॉफ्ट गद्दा बन सकते हो? नहीं बन सकते। तुमको पता है मुझे सॉफ्ट लड़के पसंद है, जिसको हक करूं तो कस के दबा सकूं। पर तुम हड़ुआ इंसान। फिर भी काम चला रही हूं ना तुमसे। मैंने किसी भी चीज की मांग की तुमसे या फिर तुम्हारी बॉडी पर टिप्पणी दी? जन्य ने बेचारों सा मुंह बना लिया।
रिधिमा बस उससे काम चला रही है, ये उसकी घोर इंसल्ट नहीं है। ऊपर से टिप्पणी डॉट डॉट। जन्य बोलना चाहता था, तो अभी रिधिमा क्या कर रही है? रिधिमा टिप्पणी छोड़ो, सीधा उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही है। लेकिन फिर अपना बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोल पाया। रिधिमा भी बोलते हुए शांत पड़ गई और जन्य को देखने लगी। जन्य पूरा गीला हो चुका था, उसकी शर्ट अब उसकी टफ बॉडी से चिपक गई थी और उसकी मस्कुलर बॉडी की बनावट अब साफ समझ आ रही थी। रिधिमा ललसाई नजरों से जन्य की बॉडी देखने लगी तो जन्य फिर अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन अब वो कैसे रिधिमा से बोले, ऐसे न मुझे तुम देखो। अब आगे के बोल अभी वो गा नहीं सकता था, तो अभी इतने से काम चलाना पड़ेगा। जन्य रिधिमा की नजरें अपने ऊपर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बेचारे को आज समझ आ रहा था, जब लड़के लड़कियों को गीले कपड़े होने पर देखते हैं तो उनको कैसा फील होता है, वैसा ही अभी जन्य को फील हो रहा था। बल्कि उससे ज्यादा फील हो रहा था। जन्य को लग रहा था रिधिमा अपनी आंखों से उसका पोस्टमार्टम कर देगी। जन्य ने फिर बच के भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो फिर गिरने लगा, पर इस बार उसने अपने हाथ ही पीछे कर लिए ताकि गलती से भी रिधिमा को पकड़ ना ले। लेकिन इस बार रिधिमा ने उसे पकड़ लिया और अब तो दोनों ही डिसबैलेंस होकर नीचे गिर पड़े। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। रिधिमा अब जन्य के फेस को देख रही थी। खूनी हो रखे होठ, नशे में डूबी आंखें। रिधिमा जन्य की आंखों में ही खो गई, जिससे जन्य और असहज महसूस करने लगा। लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिधिमा को उठा के अपने ऊपर से फेंक सके। जन्य सांसें रोके रिधिमा के नीचे लेटा था कि रिधिमा लालच करते हुए बोली, मैं तुमको थोड़ी सी किस कर लूं। वाह, क्या शराफत से किस मांगी है। जन्य की आंखें फैल गई, ये लड़की किस चीज की परमिशन मांग रही थी? हाँ, इसको शर्म नहीं है क्या? लेकिन जन्य कुछ बोल पाता उससे पहले रिधिमा उसको किस करने लगी। जन्य तो हैरानी में बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा था और खोल रहा था कि अचानक जन्य को एहसास हुआ रिधिमा उसको किस करते हुए उसके होठों से निकल रहे खून को पी रही है। खूनी वैम्पायर। जन्य को एहसास होते ही वो तुरंत रिधिमा को अपने आप से दूर करने लगा। लेकिन रिधिमा चिढ़ गई और जन्य को किस करते हुए उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। जन्य की आंखें बटेर जैसी हो गई। यार, ये किस थी, या फिर खून डोनेट करने का डायरेक्ट तरीका, या फिर साथ में पिटाई क्लास। बेचारा जन्य कुछ समझता उससे पहले रिधिमा जन्य को किस करते हुए बोली, चुपचाप लेटे रहो, मुझे मेरी लाइफ की फर्स्ट किस अच्छे से पूरी करने दो। रिधिमा की बात सुन के जन्य अब तो पूरा शॉक में चला गया, लेकिन फिर उसके कानों ने रिधिमा की आवाज गूंजी, फर्स्ट किस डॉट, जिसको याद करते ही जन्य थोड़ा नर्म पड़ गया और उसके दिमाग में चलने लगा, क्या रिधिमा ने आज से पहले किसी को किस नहीं की, मतलब वो पहला है जिसको रिधिमा किस कर रही है। सोच के ही जन्य का दिल बगीचा बगीचा हो गया। रिधिमा उसको सॉफ्टी और डिपली किस कर रही थी और जन्य शांत लेटा उसको देख रहा था। रिधिमा के गीले बाल उसके फेस पर चिपके हुए थे। जिस रिधिमा की अभी वो इतनी तारीफ कर रहा था, अब वो उसको सच में प्यारी सी लग रही थी। गीले गाल जिन पर कुछ मोती सी बूंदें लगी हुई, सिर से बहता पानी जो उसके ऊपर बूंद बूंद करके गिर रहा था। रिधिमा की किस करने के बढ़ते टाइम के साथ साथ जन्य की कंट्रोल करने वाली शक्ति कम पड़ती जा रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि एक टाइम के बाद उसने अपना दिल हार दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। क्या होगा जब सबका नशा उतरेगा? क्या कुछ दिल जुड़ेंगे या फिर टूट के बिखर जाएंगे? बताइए, आपको क्या लगता है कल क्या हो सकता है सबके बीच डॉट। एपिसोड 107, छोटा पगला जासूस। पूरे घर में आज सन्नाटा पसरा था, लेकिन अदीप के रूम में तूफान आया हुआ था। उसकी छोटी सी बीवी जो उसके सिर पर अभी तक सवार थी।
अदा के ऊपर से नशा उतर गया था। उसके ऊपर इतनी देर तक नशा नहीं रहता था, लेकिन नशा उतरा था, पर बीवी नंबर 1 का भूत नहीं। अदा अधिप को पिलो फेंक फेंक के मारते हुए पूछ रही थी, बोलो ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया, कौन है मेरी सौतन? पर अदा को कुछ नहीं सुनना था, इसलिए अब अधिप झल्ला के अदा के पास आया और उसको गोद में उठा के मिरर के पास लाया और उसके सिर को पकड़ के मिरर में दिखाते हुए बोला। फिर अपनी शर्ट को अदा के सामने करते हुए बोला, देखो अपने होठ देखो, फिर ये शर्ट देखो। अदा शांत हो गई और दोनों का कलर देखने लगी। तो कलर तो सेम थे, लेकिन अदा का दिमाग अभी सीआईडी वाला था, इसलिए उसने अधिप के हाथ से शर्ट ली और बोली, एक ही जैसी बहुत से लोग लिपस्टिक लगाते हैं, मुझे कोई और प्रूफ चाहिए। अधिप ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अब क्या मेजरमेंट लोगी? अदा उछल के बोली, ये अच्छा आइडिया है। अधिप की आंखें बड़ी हो गई। अदा अधिप के साइड से निकल के भागी और बेड के पास आई और बेड पर शर्ट को बिछा के मेजरमेंट टेप ढूंढने लगी। अधिप तो आंखें फाड़े अदा को देख रहा था, पता नहीं कौन सा ज्ञान घोल के अदा को पियाला है, जो अदा उसकी बात ही नहीं सुन रही है। अब अधिप को अपने घर के जानवरों पर गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय अदा की ये बेकार की हरकतें झेलने के सिवा। अदा को जल्द ही मेजरमेंट टेप मिल गया और वो शर्ट में लगे उस लिप्स के दाग को अच्छे से मेजर करते हुए उसका मेजरमेंट लेने लगी। अधिप अपना सिर झटक के अदा के पास आया। वो कुछ बोलता उससे पहले अदा सीधी खड़ी हुई और नासमझी से अधिप के बोली, मैंने इसको तो मेजर कर लिया, लेकिन मैच किन होठों से करूं? अधिप ने अपना सिरनामे हिलाया और अपने मन में बोला, अकल ढेला भर की नहीं है और जासूस बनने निकली है, छोटा पगला जासूस। अधिप सोच रहा था कि अदा फिर उसका हाथ हिला के बोली, बॉस बोलो ना, मैं किससे मैच करूं? अधिप अदा को देखते हुए बोला, अपने होठों से करके देख लो। अदा फिर खुश होते हुए बोली, ये भी अच्छा आइडिया, आप अच्छे आइडिया देते हो, आप एक अच्छे सीआईडी बन सकते हो। अधिप आंखें छोटी करके अदा को देखने लगा, लेकिन अदा तो अदा थी, अपनी बात बोलने के बाद किसी की नहीं सुनती थी। अदा जल्दी से बेड पर शर्ट के बगल में लेट गई और अपने होठों का मेजरमेंट लेने लगी। अब भाई उसने शर्ट को बिछा के उसका मेजरमेंट लिया था, तो उसको भी बिछना पड़ेगा ना। लेकिन अदा से खुद के होठों का मेजरमेंट लेते नहीं बन रहा था कि अचानक उसके हाथ से टेप छूट गया और उसके होठों पर जोर से लगा। अदा चीख पड़ी। अधिप भाग के उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? अदा अपने मुंह पर हाथ रख के उठ के बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अधिप के डर की वजह से वो रो नहीं सकती थी। अधिप ने अदा के मुंह से हाथ हटाया तो अदा के होठों से खून निकल रहा था। अधिप को अब गुस्सा आ गया। उसने अदा के हाथों से मेजरमेंट टेप लिया और गुस्से में उसको फेंकते हुए बोला, दिमाग तो तलवों में लेकर घूमती हो, लग गई ना चोट? तुम कुछ करो और अपने आप को चोट न पहुंचा लो तो चैन कहाँ आता है। बस मेरा खून जलाने में मजा आती है, जब तक मुझे परेशान ना देख लो नींद कहाँ पड़ेगी तुमको। अधिप गुस्सा करते हुए कॉटन और दवा लेकर आया और अदा का खून साफ करके दवा लगाने लगा। अदा आंखों में आंसू लिए अधिप को देख रही थी कि अधिप भी दवा लगा के उसको घूरते हुए बोला, क्या है? हाँ, घूर क्यों रही हो? सही बोल रहा हूँ, भेजा है ऊपर वाले ने, लेकिन भेजे में भेजा देना भूल गया। अदा ने अपनी नजरें नीचे कर ली और भरे गले से बोली, मैं आपकी बीवी नंबर 1 हूँ, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ। तो आप मटन खाने बाहर चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मैं अपनी सौतन के साथ आपको इस रूम में सोते देखूंगी? अधिप की आंखें बड़ी हो गई। उसने अदा को दोनों बाजू से कस के पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए बोला, ये सब बकवास कहाँ से सीख के आती हो? अदा ने अपनी नजरें उठा के अधिप को देखा और बोली,
ये सच है जैसे जेठालाल बबीता जी को लाइन मारता है, जैसे बीवी नंबर 1 में हीरो अपने दो दो नन्हे मुन्हे बच्चों को छोड़ के दूसरी लड़की के घर रहने चला जाता है, जैसे घर वाली बाहर वाली में हीरो ने पहली बीवी के होते हुए मनीषा से शादी कर ली थी। अधिप आंखें फाड़े अदा को देख रहा था। अदा फिर मासूम सा मुंह बना के बोली, अगर आप भी दूसरी ले आएं तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो किसी को जानती भी नहीं। मेरे तो बस पापा है जो हॉस्पिटल में रहते हैं, उनका कोई घर नहीं, फिर क्या मुझे भी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अधिप की शौक में आंखें और बड़ी हो गई। अदा आगे बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं नन्ही सी जान कहाँ जाऊंगी। अधिप ने तुरंत अदा को अपने सीने से लगा लिया और उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियों को प्यार से रफ करते हुए बोला, वो बस मूवी है, एंटरटेनमेंट का जरिया। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, तुमको रील और रियल में अंतर सीखना होगा। प्यार और शादी बस किसी एक से होता है, और जो मैंने तुमसे किया है, ना तुम्हारी जगह कोई ले सकता है, ना ही कोई दूसरा आ सकता है। लाइफ में कुछ चीजें बस एक ही होती है, जैसे बस एक वाइफ जो तुम हो मेरी। अदा ध्यान से अधिप की बात सुन रही थी, वो फिर मासूमियत से बोल पड़ी, पर मैं तो आपकी सब्जेक्ट हूँ। अधिप मुस्कुरा दिया और अदा के माथे पर किस करके बोला, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो अच्छे से समझ जाओगी तुम कौन हो और क्या हो मेरे लिए। अदा फिर मासूमियत से बोली, लेकिन जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं क्या करूं? अधिप मुस्कुरा दिया और बोला, तब तक तुम सो और मुझे भी सोने दो, अभी मैं सच में बहुत थक चुका हूं। अदा ने अच्छे बच्चों के जैसे अपना सिर हिला दिया और अधिप की गोद से उतरने के लिए हुई कि अधिप उसको रोकते हुए बोला, सोने को कहा है, भागने को नहीं। अदा, पर बॉस मैं ऐसे बैठे बैठे कैसे सोऊंगी। अधिप वैसे ही बेड पर लेट गई और अदा का सिर सहराते हुए बोला, अब कोई सवाल नहीं, सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग या आफ्टरनून, अब इसको तो आफ्टरनून ही बोल सकते हैं, क्योंकि सभी देर रात क्या सुबह ही सोए थे तो किसी की आंख ही नहीं खुली। अधिप अपने टाइम से उठ गया था, लेकिन अदा आराम से सो रही थी तो वो सीधा अपनी लैब में चला गया था। वैसे भी उसको कुछ शांति चाहिए थी, अब वो अदा के लिए न्यू दवा बनाने वाला था, उसको अदा का डोज बढ़ाना था। लेकिन अदा दवा खाने में आनाकानी करती है, इसलिए अधिप ने उसी दवा में कुछ चीजें और ऐड करने का सोचा था। ऊपर से आज घर में शांति थी क्योंकि सभी जंगली जानवर अभी तक सो रहे थे। अधिप भी शांति से अपनी लैब में आके काम करने लगा। शाम को तनय का फोन बजा, जिससे उसकी नींद खुली। तनय ने बिना आंखें खोले अपने फोन को इधर उधर टटोला तो उसको अपने कुछ दूर फोन मिल गया। तनय ने फोन कान में लगाया तो दूसरे साइड की बात सुन के वो गुस्से में उठ के बैठ गया और बोला, मीटिंग सेट करो आज रात की। बोलते हुए तनय गुस्से में ही उठा और फोन पर बात करते हुए बाथरूम में चला गया। गुस्से की वजह से तनय ने ध्यान ही नहीं दिया उसने बाथरोब पहना है। तनय जल्दी से फ्रेश होकर आया और सीधा अपने रूम से बाहर निकल गया। उसका ध्यान कंबल ने नीचे गुड़ू मुड़ू होकर सो रही दिशा पर गया ही नहीं। तनय बाहर आया तो जन्य से टकरा गया। जन्य को देख के तनय ने आंखें छोटी कर ली और बोला, ये तू घर में फेस पर मास्क क्यों लगा के घूम रहा है? जन्य जल्दी से अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वायरल हो गया है, बच्ची आस पास रहती है, उसको हो गया तो। तनय आज थोड़ा अपने पर्सनल काम को लेकर टेंशन में था तो बस ओके बोल के बाहर चला गया। जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली और खुद से बोला, इसको क्या हुआ? पर जन्य अभी किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ बोला नहीं और अपने रूम में चला गया। रिधिमा की आंख खुली तो उसने जमाई लेते हुए अपने हाथ फैलाए कि उसका हाथ दीवार से लगा और वो चीख पड़ी। रिधिमा की एक झटके में नींद खुल गई। उसने अपना सिर इधर उधर घुमा के देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो बाथरूम में शॉवर एरिया में सो रही थी।
रिधिमा की आंखें और बड़ी हो गई। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अपने बाल खुजलाते हुए बोली, मैं क्या नशे में नली की जगह यहाँ गिर पड़ी। रिधिमा कल के बारे में याद करने लगी तो उसको कुछ याद नहीं आया। वो कल जिस बाथरोब में बाहर गई थी अभी भी उसी बाथरोब में थी, तो उसको लगा वो भी एक अच्छे नशेड़ी की तरह दारू पी के नली में गिर पड़ी। रिधिमा बेचारों सा मुंह बना के उठ के खड़ी हो गई। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, अच्छा हुआ वो बंद कमरे में थी, वरना सच में बाथरूम की जगह कहीं किसी नाली में ना गिरी पड़ी होती। सच में कुछ और गड़बड़ नहीं हुई, ये अच्छी बात थी, लेकिन रिधिमा को कोई कैसे बताए उसके साथ गड़बड़ हो चुकी। ओ यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, उसने जन्य के साथ गड़बड़ कर दी। रिधिमा भी जल्द ही फ्रेश होकर आ गई। शाम हो गई थी तो सबको जोरों की भूख भी लगी थी। तनय भी घर वापस आ गया था। अदिप ने अदा को भी उठा के रेडी कर दिया था। सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन जन्य गायब था। तनय अपने फोन में सीरियस होकर कुछ कर रहा था और दिशा उसको देख के ब्लश कर रही थी। दिशा को कल दोनों के बीच जो हुआ वो सब याद था। उससे ज्यादा खुश वो इस बात से थी कि तनय ने उसको लव यू बोला था, पर तनय को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसको कुछ याद नहीं। वही सबसे विपरीत रिधिमा भूखड़ों के जैसे खाना ठूस रही थी। अधिप भी अदा को नाश्ता करवा रहा था कि जन्य वहीं से गुजर रहा था कि अदा की नज़र उस पर पड़ गई और वो जन्य को आवाज देते हुए बोली, जन्य ब्रो इधर आओ ना। जन्य जो चोरी से भाग रहा था उसको उसकी बच्ची ने पकड़ लिया। अब बच्ची ने बुलाया तो उसको जाना ही पड़ेगा। जन्य एक असहज फीलिंग के साथ टेबल की तरफ बढ़ने लगा। जन्य की नजरें बार बार रिधिमा पर जा रही थी और जैसे जैसे वो टेबल के पास आ रहा था उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रिधिमा का सामना करने की। पता नहीं रिधिमा क्या सोच रही होगी उसके बारे। इसी चक्कर में जब इसकी दोपहर को आंख खुली तो वो रिधिमा को अपने ऊपर सोता देख शॉक हो गया और घबराहट में रिधिमा को वही बाथरूम में छोड़ के भाग निकला। जन्य डरते डरते टेबल के पास आया तो सभी उसको अजीब नजरों से देखने लगे। तनय ने भी अपना फोन बंद कर दिया और जन्य से बोला, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जन्य ने अपना सिर हिला दिया। तनय फिर मुंह बना के बोला, तुझे देख के लग नहीं रहा। तनय की बात सुन के रिधिमा ने सिर उठा के जन्य को देखा तो उसने भी अपनी आंखें छोटी कर ली। जन्य ने फूल नेक टी शर्ट पहनी थी और उसके मुंह पर अभी भी मास्क था। रिधिमा की नजरें अपने ऊपर महसूस करके जन्य और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, पर रिधिमा ने फिर उसको इग्नोर किया और अपना नाश्ता ठूसने लगी। तनय जन्य को देख के फिर बोला, भाई डॉक्टर को दिखा ले, तेरी बस आंखें दिख रही है वो भी लाल पड़ी हुई है, बाकी तो तूने अपने आप को किसी मम्मी के जैसे कवर किया हुआ है। जन्य तनय को देखने लगा पर कुछ बोला नहीं, लेकिन रिधिमा खाते हुए तनय से बोली, छोड़ ना यार, ये है ही मम्मी, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराया करता है, तुम खाओ ना फिर मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना। तनय रिधिमा की बात पर मुस्कुरा दिया, लेकिन जन्य घूर के रिधिमा को देखने लगा। ये वही लड़की है जो रात में पागलों जैसे उसको प्यार कर रही थी कि ये वही लड़की है जिसने उसका ऐसा हाल कर दिया कि ना वो अपना फेस किसी को दिखाने लायक बचा ना ही बॉडी। जन्य रिधिमा को देख रहा था कि रिधिमा ने जन्य का हाथ पकड़ के हिलाते हुए कहा, वो बाउल उठा दो। जन्य के शरीर में फिर करंट दौड़ गया। उसको रिधिमा के साथ बिताई रात याद आ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और माथे पर पसीना आ गया। जन्य सुन्न सा खड़ा था कि रिधिमा ने मुंह बना लिया और बोली, थोड़ा सा दे दो ना। अब तो जन्य की सांसें अटक सी गई। उसके कानों में रिधिमा की वो रात वाली नशीली आवाज गूंज गई, मैं तुमको थोड़ा सा प्यार कर लूं। और उस थोड़े से प्यार में रिधिमा ने उसका क्या हाल किया, सोचते ही जन्य के कान लाल पड़ गए।
अच्छा हुआ उसने मास्क लगा रखा था, वरना तो आज उसका फेस देख के ही सब समझ जाते आखिर हुआ क्या है। पर जन्य थोड़ा कंफ्यूज भी था, रिधिमा ऐसे इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रही है? क्या कल रात से रिधिमा को कोई दिक्कत नहीं है? जन्य सोच में डूबा था, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं थी कि कल रिधिमा नशे में थी, और वो भी थोड़ा बहुत नशे में था, इसलिए उसको समझ नहीं आया रिधिमा नशे में है। और रिधिमा पीती नहीं थी तो उसको चढ़ती भी बहुत जल्दी और ज्यादा थी, और वही हाल तनय का था। तनय को तो एलर्जी ही थी, तो उसको कुछ याद हो ये पॉसिबल नहीं था, और दिशा को सब इसलिए याद था क्योंकि उसने बस 2 घूंट पिए थे, बाकी उसको दारू बहुत कड़वी लगी तो वो और पी नहीं पाई। जन्य खड़ा सोच में डूबा था कि रिधिमा ने खुद ही उठ के बाउल ले लिया। उसको कुछ घंटे हॉस्पिटल में काम था, ऊपर से उसको उसका फोन भी नहीं मिल रहा था, तो उसको दूसरा फोन लेना था। रिधिमा को लग रहा था कहीं नशे में उसने अपना फोन टॉयलेट में फ्लैश तो नहीं कर दिया, क्योंकि उसने हर जगह ढूंढ लिया था, उसको अपना फोन कहीं नहीं मिला, और मिलता भी कैसे? रात को जन्य ने उसको तोड़ के किक मारते हुए बाहर जो फेंक दिया था, और सुबह जब सर्वेंट ने सफाई की तो वो टूटा फोन हटा के साइड रख दिया था कि सबसे पूछ लेगा इस फोन का क्या करना है। लेकिन शाम हो गई, कोई उठा नहीं, और सर्वेंट के जाना का समय हो गया था, इसलिए सब चले गए थे। सब फिर अपने अपने में बिजी हो गए थे, लेकिन दिशा अपने सामने बैठे तनय को प्यार से देख रही थी। दिशा जब उठी तो तनय रूम में नहीं था। दिशा फ्रेश होकर आई और सर्वेंट से पूछा तो सर्वेंट ने बताया तनय बाहर गया है, तो दिशा को लगा कुछ काम होगा। फिर तनय आया तो सब नाश्ता करने लगे, तो दिशा को तनय से बात करने का मौका ही नहीं लगा। लेकिन दिशा के पेट में तनय को देख देख के तितलियां उड़ रही थी, उसको कल की हसीन रात याद आ रही थी। दिशा के दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी सैंडल निकाली और सामने बैठे तनय के पैर की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया। उसी समय अधिप जो सेंटर चेयर पर बैठा था उसने अपने फैल फैलाए। वो सुबह से बैठा दवा बना रहा था, तो उसके पैर दर्द हो रहे थे। उसने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पैर आगे किए कि दिशा ने तनय को देखते हुए मुस्कुरा के तनय के पैर की जगह अधिप के पैर में अपना पैर घुमाते हुए उसकी पैंट ऊपर करने लगी कि अधिप की आंखें गुस्से में जलने लगी। उसने तुरंत अपना पैर पीछे किया, लेकिन दिशा भी अपना पैर उसके पैर के साथ ले गई। अधिप ने गुस्से में मुट्ठी कस ली और बिना सोचे गुस्से में दिशा के पैर पर जोर से पैर मारा, तो दिशा सीधा डिसबैलेंस होकर पीछे की तरफ चीखते हुए चेयर से गिर पड़ी। सभी हैरानी से खड़े हो गए और दिशा को देखने लगे। रिधिमा ने जल्दी से दिशा को उठा के खड़ा किया, तो दिशा की आंखों में आंसू आ गए और उसको लगा तनय ने उसको लात मारी, वो भी इतनी जोर से। लेकिन अधिप को भी दिशा की आंखों में आंसू देख के फील हुआ उसने कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया। तो वो दिशा को देख के आराम से बोला, नेक्स्ट टाइम पैर देख लेना। अधिप ने गुस्से में मुट्ठी कस ली और बिना सोचे गुस्से में दिशा के पैर पर जोर से पैर मारा, तो दिशा सीधा डिसबैलेंस होकर पीछे की तरफ चीखते हुए चेयर से गिर पड़ी। सभी हैरानी से खड़े हो गए और दिशा को देखने लगे। रिधिमा ने जल्दी से दिशा को उठा के खड़ा किया, तो दिशा की आंखों में आंसू आ गए और उसको लगा तनय ने उसको लात मारी, वो भी इतनी जोर से। लेकिन अधिप को भी दिशा की आंखों में आंसू देख के फील हुआ उसने कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया। तो वो दिशा को देख के आराम से बोला, नेक्स्ट टाइम पैर देख लेना। दिशा की आंखें फैल के आठ हो गई, उसको समझते देख नहीं लगी उसने क्या किया और वो क्यों गिरी, उसको इतनी जोर से लात क्यों पड़ी। दिशा को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन अधिप कुछ नहीं बोला और अदा को लेकर चला गया। सभी अधिप को तो कभी दिशा को देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है कि तभी तनय का फोन बजा। तनय ने फोन देखा तो सीरियस हो गया और बिना किसी से कुछ बोले वहां से कॉल पिक करते हुए चला गया। जन्य तनय को ही नोटिस कर रहा था। रिधिमा भी दिशा को लेकर उसके रूम में चली गई।
यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन था, बाकी सब ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ चीफ गुस्से और बहुत शिद्दत से कोई दवा बना रहा था और जल्द ही उसकी दवा बन के रेडी हुई तो वो दवा देखते हुए जोर जोर से शैतानी हंसी हंस दिया और खुद से बोला, तैयार हो जाओ एक और गिफ्ट के लिए, और इस बार का गिफ्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। बस अदा की बॉडी में इस दवा के 2 डोज, फिर होगा तबाही का एक नया मंजर शुरू। बोलते हुए चीफ हंसने लगा। क्यों तनय है इतना परेशान? किस चीज की दवा बनाई है चीफ ने? कैसे देगा वो अदा को ये डोज? इस बार क्या प्लान किया है चीफ ने? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। एपिसोड 108 लव ज्ञान। रिधिमा दिशा को रूम में लेकर आई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम गिरी कैसे? अब बेचारी दिशा क्या बताती, ये कितनी शर्म की बात थी। दिशा के फेस से सारे रंग उड़े हुए थे। तब तक अदा भी वहां आ गई। अदा दिशा को देखने आई थी कि उसको क्या हुआ। अदा भी दोनों के पास बैठ गई। रिधिमा ने हंसते हुए अपना पैर उठाया और अदा के नाइट सूट का लोअर ऊपर करने लगी। अदा आंखें फाड़ के रिधिमा के पैर को अपने पैर पर चलते देख रही थी, लेकिन दिशा चिढ़ गई। उसने पिलो उठाई और रिधिमा को मारना शुरू कर दिया। अदा को लगा ये पिलो फाइट है तो उसने भी पिलो उठा ली और दोनों को मारने लगी। दोनों ने एक नज़र अदा को देखा, फिर तीनों के बीच पिलो फाइट शुरू हो गई। तीनों थक के वैसे ही बेड पर लेट गई। तो अदा, जिसके मन में सवाल चल रहे थे, वो रिधिमा से बोली, भाभी आपने मेरे पैरों से ऐसे लोअर ऊपर क्यों किया? ये तो बेड टच है ना। रिधिमा हंस दी और अदा का सिर अपने हाथ पर रख के उसको अपने पास लाई और उसके माथे पर किस करके बोली, अरे मेरी जान, बेड टच है पर मैं तो तुम्हारी भाभी हूं ना, तो मैं कर सकती हूँ। अदा मुस्कुरा दी और जैसे रिधिमा ने अभी उसका लोअर पैर से ऊपर किया वैसे ही रिधिमा का लोअर ऊपर करने लगी। तो रिधिमा ने अदा को आंखें छोटी करके देखा। अदा मुस्कुरा के बोली, मैं भी आपकी क्यूट अदा हूं ना, मैं भी कर सकती हूँ। दिशा और रिधिमा दोनों हंस दी। रिधिमा फिर अदा से बोली, ये तुम गुरुजी को करना। दिशा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, तुम ये क्या सिखा रही हो अदा को? रिधिमा हंस दी और बोली, सही सिखा रही हूँ, लव ज्ञान भी बहुत जरूरी है। दिशा हैरानी से रिधिमा को देखने लगी। रिधिमा फिर अदा के छोटे से दिमाग में उल फजुल चीजें भरते हुए बोली, और बस तुम लोअर नहीं, ऐसे पैर पर पैर भी घुमा सकती हो। वो तुम्हारा माल है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो गुरुजी के साथ। बोलते हुए रिधिमा ने अदा के पैर पर पैर घुमाया तो अदा को गुदगुदी हुई और वो खिलखिला के हंस दी। दिशा तो हैरानी से बस रिधिमा को देख रही थी। ये रिधिमा सच में पहुंची हुई चीज थी। दिशा रिधिमा को देखते हुए बोली, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती? बच्ची को ये क्या सिखा रही हो? रिधिमा हंसते हुए बोली, मेरी जान, कल इसी बच्ची के बच्चे होंगे तो थोड़ा ज्ञान जरूरी है। दिशा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और फिर बोली, हे प्रभु डॉट, तुम ये सब कहाँ से सीख के आई हो? रिधिमा हंसते हुए बोली, ऐसे क्या कान बंद कर रही हो? क्या गलत बोला मैंने? ये जीवन का सत्य है। और तुमने 12 ऐत के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी ना, इसलिए इतनी शर्मीली हो। एक बार हॉस्टल में रह के देखो, सारी शर्म निकल जाएगी, और खासकर किसी मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल में। दिशा जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। लेकिन अदा, जो अभी अपने लर्निंग पीरियड में थी, जिसका शौक ही नई चीजें सीखना था, वो तुरंत बोल पड़ी, मुझे सीखना है। दिशा अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। पर रिधिमा हंस दी और अदा को कस के दबाते हुए बोली, ये हुई ना बात, हर एक चीज सीखो और समय आने पर यूज करो, यही जिंदगी का असली मजा है यार।
शायद रिधिमा ने जन्य के ऊपर अपने इसी ज्ञान का यूज किया होगा, इसलिए बेचारा जन्य मुंह और शरीर छुपा के डरा डरा घूम रहा है। रिधिमा की बात सुन के अदा खुश हो गई और बोली, तो मैं ऐसे बॉस के पैर में पैर घुमा सकती हूँ, पर उससे क्या होगा? रिधिमा मुस्कुराते हुए बोली, उससे तुम्हारे बॉस को अच्छा लगेगा। रिधिमा मुस्कुराते हुए बोली, उससे तुम्हारे बॉस को अच्छा लगेगा। रिधिमा, हाँ, एक बार ट्राई करके देखो। ये रिधिमा सच में कहीं किसी दिन अधीप से पीट ना जाए उसकी बीवी के कान भरने के चक्कर में। अदा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। बोलकर उठ के अदा जाने लगी। लो भाई, अधीप के घर के जानवर सच में उसको चैन से नहीं रहने देंगे। उसकी बीवी को क्या क्या सिखा कर उसके ऊपर हमला करने को छोड़ देते हैं। लेकिन अदा डोर से बाहर जाती उससे पहले दिशा भाग के आई और उसको पकड़ लिया और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। रिधिमा भी मुंह बना के उठ के आई और अदा को पकड़ के साइड किया और दिशा से बोली, क्यों मना कर रही हो उसको? दिशा रिधिमा से बोली, यार हंसी मजाक अपनी जगह है, अदा बच्ची है। रिधिमा, तभी तो उसको पता होना चाहिए वो क्या किसके साथ कर सकती है। दिशा, पर अभी वो छोटी है। रिधिमा, तभी तो उसका दिमाग बड़ा करना है। लो, एक और आविष्कार इन सब से अदा का दिमाग बड़ा करेगी अपनी डॉक्टर मैडम। अधीप तो बेचारा टेबल फैन से फांसी लगा के चुल्लू भर पानी में डूब के सुसाइड कर लेगा। रिधिमा की बातें सुन के यहाँ अधीप बेचारा अपना काम साइड करके दिन रात अदा को ठीक करने के लिए अलग अलग दवा बना रहा था और ये मैडम उसके जंगल की सबसे खतरनाक जानवर उसकी बीवी का दिमाग ही भूगोल किए दे रही है। लो, एक और आविष्कार इन सब से अदा का दिमाग बड़ा करेगी अपनी डॉक्टर मैडम। अधीप तो बेचारा टेबल फैन से फांसी लगा के चुल्लू भर पानी में डूब के सुसाइड कर लेगा। रिधिमा की बातें सुन के यहाँ अधीप बेचारा अपना काम साइड करके दिन रात अदा को ठीक करने के लिए अलग अलग दवा बना रहा था और ये मैडम उसके जंगल की सबसे खतरनाक जानवर उसकी बीवी का दिमाग ही भूगोल किए दे रही है। रिधिमा और दिशा आपस में बहस कर रही थी और अदा खरगोश के जैसे उछल के साइड से निकल गई अपने बॉस पर एक्सपेरिमेंट करने। लेकिन अदा बाहर आई तो बाहर का माहौल सख्त था। जन्य अधीप से सीरियस होकर कुछ बात कर रहा था और दोनों के हाथ में गन थी। अदा थोड़ा डर गई। अधीप और जन्य ने गुस्से में एक एक गन अपने सॉक्स में फंसा के दूसरी गन अपने बैक में लगा के निकल गए। अदा को ये किसी फिल्म जैसा लगा। उसका डर चला गया और वो भी उछलते हुए उनके पीछे चल दी। बाहर अंधेरा हो चुका था तो उस अंधेरे में अदा उनके पीछे चल रही है, दोनों को पता नहीं चला। अधीप और जन्य गाड़ी में बैठ गए। अदा ने भी पीछे वाला डोर ओपन किया और अंदर बैठ गई। दोनों बहुत गुस्से में थे और अपने अपने फोन पर बात कर रहे थे तो पीछे का डोर ओपन होकर बंद हुआ, उनका ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से बीच का डिवाइडर ओपन था तो उनको अदा पीछे बैठी है दिखा ही नहीं। जल्द ही गाड़ी हवा से बात करने लगी और एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी और दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए। अदा भी दोनों के पीछे निकल के चलने लगी। बेचारी इतनी छोटी थी कि दोनों के कदमों को जल्दी जल्दी फॉलो नहीं कर पा रही थी, इसलिए थोड़ा पीछे छूट गई जिससे दोनों को पता नहीं चला अदा उनके पीछे है। वहीं उसी होटल के एक रूम में तनय गुस्से में बैठा अपने सामने बैठे आदमी को अपनी जलती आंखों से देख रहा था। वो आदमी तनय को देखते हुए बोला, तो मिस्टर तनय, तुम अपनी कंपनी का 80% मेरे नाम कर दो, वरना तुमको अपनी गन फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तनय ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो इतने दिनों से अपनी कंपनी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था तो उसकी राइवल कंपनी जो बस छोटा मोटा गन सप्लायर का काम करती थी, उसने तनय की कंपनी को मार्केट में नीचा गिराने के लिए अपने कुछ लोग तनय की गन फैक्ट्री में
एम्प्लॉय के तौर पर भेजे और जो गन्स इंटरनेशनल तौर पर विदेशी कंपनी को सप्लाई होने वाली थी, उन गन को बेकार गन से बदल दिया, जिससे जब वो विदेश पहुंची तो ट्राई करने पर चली नहीं और उन्होंने तनय की कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। तनय की कंपनी अभी खतरे में थी और उसी का फायदा ये आदमी उठा रहा था। तनय ने गुस्से में अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, नहीं करूंगा। उसका इतना बोलना था कि उस आदमी के गुंडे तनय को गन लेकर घेर के खड़े हो गए। गुस्से में तनय के जबड़े सख्त हो गए। सभी जानते थे तनय अकेले चलता था, उसको बॉडीगार्ड को साथ लेकर चलने की आदत नहीं थी। उसी का फायदा इस आदमी ने उठाया था। वो आदमी तनय को देख के बोला, अगर जिंदा रह के नहीं करोगे तो मर के करना पड़ेगा और तुम मरे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे, बस इतना बोलना पड़ेगा कि तुमने बदमानी और रोड पर आने के डर से सुसाइड कर लिया और सभी मान भी जाएंगे क्योंकि आने वाली कल की सुबह होने तक तुम बर्बाद हो चुके होगे, तुम्हारी फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा, तुम स्कैम में फंस के जेल में होगे। लेकिन अगर तुम ये पेपर साइन कर देते हो तो मैं और बाकी के जितने भी छोटे सप्लायर हैं सभी एक कमेटी बैठाएंगे और ये कोर्ट को प्रूफ देंगे कि ये तुम्हारी नहीं उन विदेशियों की गलती है, उन्होंने ही वहां पहुंचने पर माल बदल दिया ताकि उनको फ्री में माल भी मिल सके और हमारी बेइज्जती भी कर सके, और मेरे पास जो तुम्हारी कंपनी में गन रेडी हुई थी उसका ओरिजिनल पीस है, कोर्ट में मैं वो गन तुरंत ट्राई करके दिखा सकता हूँ जिससे तुम्हारे ऊपर से सारे दाग हट जाएंगे। तनय गुस्से में बोला, जब गद्दार अपने हैं तो उन विदेशियों को क्यों गलत बोलना। वो आदमी बोला, तुम क्या सोचते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारी कंपनी की ओनरशिप चाहिए, 80% पार्टनरशिप मेरे पास होगी तो मैं बॉस होऊंगा और तुम मेरे नीचे। तनय हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ऐसा तो बस तुम्हारे सपने में हो सकता है। वो आदमी चिढ़ गया और उसने अपने गुंडों को कुछ इशारा किया तो एक गुंडे ने तनय के माथे पर गन का पिछला हिस्सा मारा तो तनय के मुंह से हल्की चीख निकल गई और उसके माथे से खून निकलने लगा। वो आदमी हंस दिया और बोला, देखो इज्जत से साइन कर दोगे तो अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने का मौका मिलेगा, वरना बेचारे तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तनय की आंखों में खून उतर आया, उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली लेकिन वो गन सामने बैठे इंसान पर चलाता उससे पहले एक गुंडे ने तनय के हाथ पर गोली चला दी। तनय चीख पड़ा। गोली तनय के हाथ की हथेली के बीच से आर पार हो गई। वो आदमी हंस दिया और बोला, तुम अकेले हो और मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए ट्रेंड शार्प शूटर लेकर आया हूँ। तनय ने गुस्से में अपनी लात सोफे पर मार दी। आज उसको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है जबकि वो इस बिजनेस का रूल बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ कब कौन बात से पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता। मीटिंग करनी है बोल के उसको बुलाया और वो गधा अपनी कंपनी की टेंशन में अकेले ही आ गया। तनय गुस्से में खड़ा था कि वो आदमी खड़ा हुआ और तनय के पास आके उसके पैर पर मारा तो तनय घुटनों पर आ गया। उस आदमी ने तनय के बाल पीछे से पकड़े और उसके सिर पर गन रखते हुए बोला, साइन कर वरना भेजा उड़ा दूंगा। तनय अपने दांत पीसने लगा लेकिन अभी उसके पास कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं था तो उसने पेन उठा लिया, लेकिन वो साइन करता उससे पहले रूम का डोर टूटा और अधिप और जन्य आके सीधा वहां खड़े लोगों पर गोलियों की बारिश करने लगे। पलक झपकते ही वहां मौजूद सारे गुंडे जमीन पर ढेर पड़े थे। तनय ने अधिप और जन्य को देखा तो उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसके ये को डॉग दोस्त सच में कभी उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। वो आदमी अपने सारे गुंडों को मरा हुआ देख के डर गया और उसने तनय के सिर से गन हटा ली। जन्य और अधिप गुस्से में तनय के पास आए जो टेबल के पास घुटनों पर बैठा था। दोनों ने आते ही एक साथ तनय के सिर पर जोर से चपत लगा दी और बोले, डॉग बता के नहीं आ सकता था।
तनय का मुंह सीधा टेबल पर जाके लगा और एक टन की आवाज आई। जन्य ने गुस्से में एक नजर उस आदमी को देखा और तनय का हाथ पकड़ के उसमें रुमाल बांध दिया। अदा भी तब तक डोर तक आ गई थी और डोर के बाहर खड़ी सारा नजारा देख के सोच में पड़ गई। उसको ये नजारा भी किसी मूवी जैसा लगा, तो उसको डर नहीं लगा। लेकिन अदा अंदर जाती तभी विंडो को तोड़ते हुए कुछ और गुंडे रूम में आए और अधिप, तनय और जन्य को घेर के खड़े हो गए। अधिप, जन्य और तनय तीनों अपने चारों तरफ खड़े गुंडों को देखने लगे। वो आदमी फिर हंस दिया और तनय के सिर पर गन रखते हुए बोला, इस बार पूरी तैयारी से आया हूँ, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, अब इसके साथ तुम दोनों भी मरोगे। अधिप और जन्य ने मास्क लगाया हुआ था तो से आदमी दोनों को जानता नहीं था। अधिप और जन्य ने एक दूसरे को नजरें तिरछी करके देखा और मास्क के पीछे से मुस्कुरा दिए। वो तीनों इतने गुंडों से आराम से निपट सकते थे। लेकिन तभी कुछ और गुंडे विंडो से अंदर आ गए और एक गुंडे की नजर डोर पर खड़ी अदा पर गई। उसने तुरंत अदा को देख के कहा, ये लड़की। सभी सिर घुमा के अदा को देखने लगे। अदा को वहां देख अब अधिप, तनय और जन्य तीनों सच में डर गए। तीनों हैरानी से अदा को देख रहे थे। अदा यहाँ कैसे आई उनको समझ ही नहीं आया। लेकिन ये बहुत गलत था। तीनों की बड़ी आंखें देख के वो आदमी समझ गया ये लड़की उनकी कोई खास है। उसने तुरंत एक गुंडे को इशारा किया तो वो गुंडा अदा के पास आया और उसके बाल पकड़ के अंदर घसीटते हुए ले आया। तीनों के तन में आग लग गई। अधिप ने आगे कदम बढ़ाया तो जन्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और अभी शांत रहने का इशारा किया। वो इतने सारे गुंडे थे, अगर गोलियां चलना शुरू हुई तो अदा को गोली लग सकती थी। अभी जोश से काम लेने का समय नहीं था। अधिप की आंखें गुस्से में जल रही थी। वो गुंडा अदा को उस आदमी के पास लाया और अदा को धक्का देते हुए छोड़ दिया। तो उस आदमी ने अदा का हाथ पकड़ लिया और अदा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हारे जैसी सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। इन तीनों को मारने के बाद मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। अदा आंखों में आंसू लिए उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तनय उस आदमी के ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो गुस्से में उठ के उस आदमी की गर्दन बस पकड़ने वाला था कि उस आदमी ने फुर्ती दिखा के अदा के सिर पर गन रख दी। तनय के हाथ हवा में रुक गए। उस आदमी ने तीनों को डराने के लिए अदा के सिर पर गन का पिछला हिस्सा मारा। अदा दर्द से चीख पड़ी। उसके साथ साथ अधिप, तनय और जन्य भी चीख पड़े और तीनों ने अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो उस आदमी के गुंडों ने तीनों के पैर पर मारा और तीनों घुटनों पर आ गए। वो आदमी हंस दिया और बोला, तो तुम तीनों की जान इस मैना में है। अब इस मैना की जान प्यारी है तो साइन करो। तनय ने एक सेकेंड नहीं गवाया और पेपर्स पर साइन कर दिए। उस आदमी ने पेपर उठाए और अपनी पॉकेट में रख के बोला, इन दोनों की गन छीन लो। एक गुंडे ने अधिप और जन्य की गन छीन ली और उनकी तलाशी लेकर उन्होंने जो गन सॉक्स में छुपाई थी वो भी निकाल के ले ली। वो आदमी फिर तीनों को देख के हंसते हुए बोला, गुड बाय। और फिर अपने गुंडों से बोला, तीनों को मार दो। उसका बोलना था कि एक एक गुंडे ने पीछे से अधिप, तनय, जन्य के गले में हाथ डाला और गला दबाते हुए उनके सिर पर गन रख दी। अदा को अब डर लगने लगा। वो रो तो पहले से रही थी और अब उस आदमी से छुटने के लिए मचलने लगी और अधिप से बोली, बॉस प्लीज इन अंकल को बोलो मुझे छोड़ दे, मुझे लग रहा है। अधिप ने लाचारी से अपनी आंखें भींच ली। वो अभी लाचार था, वो कुछ नहीं कर सकता था। इतने गुंडे से वो तीनों अकेले होते तो कैसे भी सब हैंडल कर लेते, लेकिन अदा ने आज फिर अपनी नादानी की वजह से सबकी जान खतरे में डाल दी थी। वो तीनों चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। अदा उस आदमी की गन पॉइंट पर थी। उनका बस जरा सा हिलना अदा को गोलियों से छन्नी कर सकता था।
अदा को रोता चिल्लाता देख वो आदमी हंस दिया और अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके आदमियों ने गोली चलाने के लिए ट्रिगर पर उंगली रख ली। अदा का दिल अब डर से तेज चलने लगा। वो नहीं नहीं चिल्लाने लगी। अब तो उन तीनों को भी डर लग रहा था और तीनों ने अब सब भगवान के नाम पर छोड़ के अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों की आंखों के सामने बस अदा का चेहरा था। अदा भी रोते हुए और मचलने लगी तो उस आदमी ने अदा का मुंह अपनी तरफ घुमाया कि तभी गोली चलने की आवाज आई और अदा चीख पड़ी। लो भाई, आज का एपिसोड जल्दी। अब बताओ मुझे क्या मिलेगा, बोलो बोलो। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। तो अब खुश होकर कमेंट कर देना भाई लोग। वैसे आपको क्या लगता है, अपने तीनों हीरो मर जाएंगे या होगा कुछ और? कौन बचा सकता है चारों को? सोचो सोचो और बताओ। एपिसोड 109, तेरे पैर रुके तो बंदूक चलेगी। उस आदमी ने अदा को अपनी तरफ घुमाया कि तभी गोली की आवाज आई और साथ में अदा चीखी, नाच। तीनों लड़कों की सांसें मुंह को आ गई। तीनों सोचने लेंगे कौन गया उन तीनों में से। फिर तीनों ने एक साथ आंखें खोली तो उनकी आंखें फैल गई। अदा ने उस आदमी के सिर पर गन रखी हुई थी और अपना दूसरा हाथ पीछे करके तनय की तरफ दूसरी गन पॉइंट की हुई थी कि तभी उनका ध्यान उस आदमी पर गया हो। तनय को पकड़ के खड़ा था, वो जमीन पर मरा पड़ा था और उसकी आईब्रो के बीचों बीच गोली घुसी थी। तीनों हीरो और साथ में वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फैली हुई थी। अदा ने उस आदमी के सिर पर गन रखी थी और उस आदमी ने डर से अपने हाथ खुद ही ऊपर किए हुए थे। तो अभी कोई भी जन्य तनय और अधिप पर फायर नहीं कर सकता था। चारों तरफ सन्नाटा था कि अदा उस आदमी को देखते हुए फिर बोली, अरे वो संभा, उठा जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। तीनों हीरो मुंह खोल के अदा को देखने लगे। अदा फिर उस आदमी के सिर पर गन की नोक मारते हुए बोली, अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा नाच गाना दिखा दो हमको भी। सभी हैरानी से अदा को देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। इस बार तो अपने तीनों हीरो भी कंफ्यूजन में थे। एक तो अदा के हाथ में दो गन कैसे आई? एक गन तो चलो उसने उस आदमी से छीन ली, पर दूसरी गन कहाँ से आई? और ऊपर से अदा ने बिना देखे एकदम सटीक निशाना कैसे लगाया? इतना कम था कि अदा ये क्या बोल रही हैं, किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। और ये संभा ये क्या, क्यों और कौन था कि अदा एक सेकेंड तो चुप रही, फिर बोली, क्यूट तनय बोलो, अब आपका डायलॉग है बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तनय अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगा। उसका डायलॉग भी था क्या? उसको किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? लेकिन अदा ने खुद ही तनय के हिस्से का डायलॉग मार के खुद गब्बर बनते हुए उसका डायलॉग बोली, संभा। तनय की आंखें बड़ी हो गई। अदा का डायलॉग बोलना था कि संभा बोलते ही अदा ने फिर एक गोली अधिप के पीछे जो गन लेकर गुंडा खड़ा था उसके आईब्रो के बीचों बीच मार दी। वो भी बिना देखे। सबकी सांसें बढ़ गई। ये चुहिया सी लड़की इतनी बड़ी शार्प शूटर थी कि बिना देखे आईब्रो के बीचों बीच निशाना लगा सकती थी। लेकिन इन लोगों के लिए इतना सदमा कम था कि अदा फिर उस आदमी के सिर में गन की नोक बार बार मारते हुए बोली, एक पल और नखरा किया तो तेरे यार की खोपड़ियां उड़ जाएगी। और सुनो छमक छल्लो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेंगी। तेरे पैर रुके तो बंदूक चलेगी। अदा फिर चुप हो गई। सभी उसे ही आंखें फाड़े देख रहे थे। ये पागल लड़की थी क्या? और क्या बोल रही थी? वो आदमी भी डर और कंफ्यूजन से अदा को देख रहा था कि अदा फिर बोली, क्यूट तनय गाना क्यों नहीं बजा? साउंड वाले अंकल सो गए क्या? अदा की बातों से अब अपने तीनों हीरो समझ गए थे अदा के लिए ये सब एक शूटिंग चल रही है और ये कोई मूवी का सीन है। तनय भी कम नहीं था, उसने जल्दी से फोन निकाला और गाना बजा दिया।
जब तक है जान, जान एझा, मैं नाचूंगी। अधिप और जन्य ने तनय की तरफ देखा तो तनय ने अपनी बतीशी चमका दी। अधिप और जन्य दोनों ही अपने मन में बोले, ये दोनों नौटंकी है। पर अदा अपनी बात की पक्की थी। गाना बजा और वो आदमी नहीं नचा तो उसने उस आदमी को देखते हुए फिर जन्य के पीछे जो गुंडा खड़ा था उसको गोली मार दी। इस बार भी वही हाल था, बिना देखें और आईब्रो के बीचों बीच अदा ने खून की बिंदी लगा दी थी उस गुंडे को। वो आदमी डर गया और ये भी समझ गया ये लड़की हिली हुई है, और साथ में शार्प शूटर भी। कितनी स्मार्टनेस से उसने रोने का नाटक करके उसके हाथ से गन छीनी। अदा की नज़रों में ये सब एक एक्टिंग थी तो वो भी रोने की एक्टिंग करने लगी। और जैसे ही उस आदमी ने अपनी गन नीचे करके अदा को अपनी तरफ घुमाया, अदा जो अधीप की गाड़ी से वैसे ही अपने पीछे स्टाइल से, जैसे जन्य और अधीप ने गन छुपाई थी वैसे छुपा के लाई थी, और दूसरी गन उसने उस आदमी से छीन के सीधा उसके सिर पर रख दी थी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अब अदा तो कॉपी कैट थी, जैसा देखती थी वैसा करती थी। उसने जब अधीप, जन्य और तनय के सिर पर गन देखी तो उसकी एक्टिंग का कीड़ा जाग गया। उसको लगा उसको भी ऐसे ही करना है, बस उसके पास गन रखने को बंदा नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी को निशाना बना लिया। अदा ने हंसते हंसते ओ मतलब रोते रोते उस आदमी के रास्ते लगा दिए थे। वो आदमी भी अदा के डर से तुरंत नाचने लगा था। प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी ये डरता नहीं, जिंदा रहेगी हमारी दास्तां। ओ हाँ, जब तक है जान। वो आदमी गोल गोल घूमते हुए नाच रहा था और तनय उसको देख के हंस रहा था। अब भाई हंसने वाली बात ही थी, कहाँ वो आदमी तनय को मारने आया था और कहाँ अब उसके सामने उसका इतना मस्त इंटरटेनमेंट कर रहा था। उसकी गिलहरी सच में एक नंबर थी, किसी को भी नचा सकती थी। ये बॉडम आदमी बेकार ही उससे उलझने आया। अब तनय बिना बॉडीगार्ड के भी चले तो भी उसके पास बस उसके कुकुर दोस्त नहीं, प्यारी सी गिलहरी भी थी जो हंसते हंसते सामने वाली की लंका लगा सकती थी। उस आदमी को नाचता देख तो अब अधीप और जन्य भी मुस्कुरा दिए थे। नजारा ही कुछ ऐसा था वहां का। वो आदमी अपनी मोटी सी तोंद लिए नाच रहा था। उसकी डोला रे करती तोन को देख के तनय ही जानता था वो कैसे अपनी जमीन पर बिछ के लोट लोट के दहाड़े मारने वाली हंसी रोक के बैठा था। सब मजे ले रहे थे लेकिन अदा को हंसी नहीं आ रही थी, उसको कुछ कमी लग रही थी। इसलिए वो उस आदमी से बोली, अरे अंकल रुको जरा। वो आदमी रुक गया और अदा को देखने लगा तो अदा उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अंकल अपना घाघरा किधर है? ऐसे मजा नहीं आ रहा है, घाघरा पहनो। बसंती से घाघरा पहना था। वो आदमी हैरानी से अदा को देखने लगा। नाचना कम था क्या कि वो अब घाघरा भी पहनेगा? इतना बड़ा मास्टर प्लान करने वाले आदमी को ये छोटी सी लड़की घाघरा पहना के नाचना चाहती है। उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हमारी हीरोइन कम है के उसने तुरंत उस आदमी का गुस्सा हवा में उड़ा दिया। उस आदमी ने अदा की बात नहीं सुनी और इतनी देर से वो नाचना छोड़ के खड़ा था तो अदा ने एक और गुंडे को निपटा दिया। सभी गुंडे घबरा गए, ये लड़की पागल थी, बिना देखे लोगों को उड़ा रही है। ऊपर से वो उस आदमी के रेंट पर बुलाए गुंडे थे। जब तक वो आदमी गन पॉइंट पर था कोई कुछ नहीं कर सकता था, वरना जब तक उनकी गोली अदा के सिर तक पहुंचेगी अदा उस आदमी का भेजा खोल चुकी होगी। और इतनी शार्प शूटर है, उसके सामने होशियारी दिखाना भारी पड़ सकता था। ऊपर से वो सब अधीप, जन्य और तनय से दूर थे, कहीं ऐसा ना हो उन्होंने फिर से तीनों के सिर पर गन रख के अदा को धमकी देने की कोशिश की तो अदा कहीं उनके कदम बढ़ाते ही उनको उड़ा ना दे, इसलिए सब आगे बढ़ने से डर रहे थे। पर उनको कौन समझाए इन गुंडों को,
जिस क्यूट गिलहरी से वो डर रहे हैं उसको तो पता ही नहीं वो क्या कर रही है। उसके लिए तो सबने टोमेटो सॉस लगाया हुआ है। जैसे शूटिंग खत्म होगी सब हंस के सॉस चाटते हुए चल देंगे। ये अदा के लिए शूटिंग वाला खेल था और आज अदीब की जगह वो बेचारे फंस गए थे। आज अदीब भगवान को प्रसाद चढ़ाएगा। लेकिन आज अदा पूरे मूड में थी उस आदमी की बैंड बजाने के। अदा फिर उस आदमी के सिर पर गन की नोक मारते हुए बोली, अंकल वाली बसंती जल्दी करो वरना बंदूक चलेगी। कि बोलते हुए अदा ने एक और गुंडे को ढेर कर दिया। सारे गुंडे पीछे होने लगे। उनको पता नहीं था कब किसका नंबर आ जाएगा। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे वो यहाँ। जिसने बुलाया उसकी जान पर खतरा करके वो गोली नहीं चला सकते। और ऐसे खड़े रह के अब मेरी बारी आई कि तब मेरी बारी आई सोच के अपनी जान भी नहीं सुखा सकते थे। क्योंकि अब तक अदीब, जन्य और तनय ने भी गन उठा ली थी। सभी गुंडों ने निकलना ज्यादा सही समझा और वो अपने बॉस को अकेला छोड़ के भाग निकलने। जब ये चीज उस आदमी ने देखी तो जल्दी से सोफे का कवर निकाला और लपेट के डांस करने लगा। टूट जाए पायल तो क्या, पाँव हो जाए घायल तो क्या, दिल दिया है दिल लिया है, प्यार किया है तो हाँ, जब तक है जान। सभी गुंडे खिसक लिए थे तो अब जन्य, तनय और अदीब किसको मारते, इसलिए आराम से सामने रखे सोफे पर बैठ गए और उस आदमी को डांस करते देखने लगे। लेकिन अदा को इससे भी चैन नहीं था। उसने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, क्यूट तनय, कांच की बोतल फेंकने वाले अंकल कहाँ है? अभी तो बंसती को कांच पर डांस करना है। तनय उछल के खड़ा हुआ और बोला, अभी लो छोटी गिलहरी। तनय उठा और टेबल से कांच निकाल के उस आदमी के पैरों के पास फेंक दिया। वो आदमी अब बुरी तरह थक चुका था तो अदा के सामने बैठ गया और हाथ जोड़ के बोला, प्लीज अब मैं नहीं कर सकता। अदा ने मुंह बना लिया और बोली, अरे बसंती अंकल, आप कितनी गड़बड़ कर रहे हो? बसंती थक के माफी नहीं मांगती, फिर से उठ के डांस करती है। वो आदमी अपनी थकी आवाज में बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अदा तो अदा थी। बसंती के पैर रुके तो उसने फिर गोली चला दी। लेकिन अब तनय पीछे खड़ा था और वो लोग अपनी जगह से हट गए थे तो गोली तनय के बालों को छूते हुए जाके दीवार पर लगी। तनय के फेफड़े फैल गए, उसकी आंखें लटक गई। जन्य और अदीब भी डर से खड़े हो गए थे, पर वो कुछ करते उससे पहले तनय जल्दी से अदा के पास आया और उसके हाथ से गन लेकर उसको सीने से लगा के बेचारगी और डर भरी आवाज में बोला, ना मुन्ना, ना इतना भावुक भी नहीं होते कि एक नजर भी पीछे ना देखो कि तुम कहीं किसी अपने का ही पत्ता साफ कर दो। अदा सिर उठा के तनय को देखने लगी। उसको तो पता ही नहीं था उसने क्या किया। लेकिन अदा की एक गन अभी भी उस आदमी के ऊपर ही पॉइंट थी और गलती से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। लेकिन अब अदा का हाथ हिल गया था तो गोली उस आदमी के कान को फाड़ते हुए दीवार पर लगी। वो आदमी चीख पड़ा। सभी उस आदमी को देखने लगे। अदा उस आदमी के कान से खून निकलते देख फिर मासूमियत से बोली, इन लोगों ने अच्छे से इंतजाम नहीं किया। देखो, बसंती के पैरों से खून निकलना था पर यहाँ तो कान से निकल रहा था। जाओ, मैं ऐसे एक्टिंग नहीं करूंगी। सभी अदा की बहुत सुन के हंस दिए। तनय ने अदा के दूसरे हाथ से भी गन ले ली और जन्य को कुछ इशारा किया तो जन्य ने उस आदमी की पॉकेट से पेपर्स निकाल लिए और तीनों अदा को लेकर उस आदमी को रूम में लॉक करके बाहर आ गए। अदा मुंह फूला के चल रही थी कि तनय उसके गले में हाथ डाल के बोला, क्या हुआ मेरी क्यूट अदा को? अदा मुंह फूला के बोली, आज एक्टिंग करने में मजा नहीं आया। वो अंकल अच्छे से एक्टिंग नहीं कर रहे थे। तनय हंस दिया। अब वो अपनी क्यूट गिलहरी को कैसे बताता उसको कितना मजा आया और आज अदा की क्यूटनेस की वजह से वो सब बच गए थे। वैसे फंसे भी उसी की वजह से थे, लेकिन भीषुम भीषुम करके सबको मारने में वो मजा नहीं आता।
जितना उस आदमी की टोन को रोलर कोस्टर बनते देख के आया। तनय अदा को कोई जवाब देता उससे पहले अधीप सीरियस टोन में बोला, तुम आज घर चलो, आज तुम्हारी खबर अच्छे से लूंगा। कैसे आई तुम यहाँ तक और गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? अदा बेचारगी से अधीप को देखे लगी। अधीप भी अदा को ही घूर रहा था। अधीप के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जिसके उसको जवाब चाहिए थे। अधीप घर जाके अदा के साथ क्या करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कि आज का एपिसोड कैसा लगा। आपको मजा और हंसी आई कि नहीं? एपिसोड 110 मैं आपको खुश कर दूंगी। चारों गाड़ी में आके बैठ गए तो सबसे पहले अधीप पीछे वाली सीट के बीच में छुपी गन देखने लगा तो गन अपनी जगह नहीं थी। अधीप समझ गया अदा उसके साथ कार में ही आई है और उसने एक गन कार से ही निकाली है। अधीप ने ही इमरजेंसी के लिए अदा को बताया था कार में एक गन रखी है, जब जरूरत लगे तभी निकालना। पर अदा को स्टाइल मारनी थी तो वो गन निकाल के ले गई थी। आखिर हीरोइन थी, पीछे कैसे रह सकती थी? अधीप अपना सिर सीट से लगा के बैठा गया। उसके में दिमाग बहुत सी चीजें चल रही थी। अदा भी डर के बैठी अधीप को मासूमियत से देख रही थी। उसको डर लग रहा था अधीप घर चल के उसकी क्लास लगा देगा। तनय ने अदा को उदास देखा तो आगे से पीछे अदा के बगल में आके बैठ गया और उसके गले में हाथ डाल के उसको इधर उधर करते हुए बोला, टेंशन मत लो, ये आदिमानव कुछ नहीं करेगा और अगर इसने कुछ किया भी तो इसको जंगल में हुलाहू करने के लिए छोड़ आएंगे। अधीप ने तनय की बात सुनी तो अपनी आंखें खोल के उसको घूर के देखने लगा। तनय ने भी मुंह टेढ़ा कर लिया और बोला, घूर मत, आज हम सब सही सलामत है तो बस गिलहरी की वजह से। तो थैंक यू बोल इसे। अधीप गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में बोला, ऐसी सिचुएशन भी इसकी वजह से आई और सबसे ज्यादा तेरी वजह से। बहुत अकेले घूमने का शौक है ना? आज के बाद तू अकेले ही घूमना। मर तू है ही इसी लायक है कि कोई भी आता जाता 2 कौड़ी का इंसान तुझे ठोक के जाए। तनय ने मुंह बना लिया, गलती उसकी भी थी इसलिए वो बोला, आगे से ध्यान रखूंगा। अधीप फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, बस आज रात तक। तनय मुस्कुरा दिया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, अभी मैं बच्चा हूं ना, इसलिए भूल जाता हूं। कि तभी आगे ड्राइव कर रहा जन्य बोला, तभी इस बच्चे की शादी आंटी ने जबरदस्ती करवा दी और अब पोता पोती की उम्मीद लगाए बैठी है। जन्य की बात सुन के तनय ने मुंह बना लिया, लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाला था। अब जन्य ने उसको छेड़ा तो वो भी बदले में कुछ देगा। तनय भी जन्य को छेड़ने के लहजे से बोला, हाँ और साथ में तेरी भी, पर तू कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? सुना है बहुत जलने सलने लगा है उस विशाल से। जन्य सीरियस हो गया और मिरर से तनय को घूरने लगा तो तनय ने उसको जीभ दिखा दी। जन्य ने अपना सिरना में हिला दिया और कल रात के बारे में सोचने लगा तो उसको इतनी जलन नहीं हुई। रिधिमा ने कल खुद ही उससे कहा था वो उसको पसंद करती है, और जब रिधिमा अपनी लिमिट क्रॉस कर रही थी तो उसके रोकने पर रिधिमा ही ने कहा था वो वाइफ है उसकी। जन्य के ऊपर उसका पूरा हक है। अगर जन्य ने उसका हक नहीं दिया तो वो निहारिका आंटी से बोल देगी, जन्य प्यार नहीं करने देता। रिधिमा भी ना सच में दूसरी दुनिया से आई प्राणी है, ऐसे कौन प्यार मांगता वो करता है। अच्छा था जन्य भी कुछ नशे में था, वरना रिधिमा के सिर से खून निकाल के बोलता, हाँ बताओ और कौन से हक चाहिए। लेकिन नशे की वजह से जन्य के तो कान खड़े हो गए थे और उसके दिल में भी रिधिमा के लिए जगह बनती जा रही थी और अब बन भी गई थी। और जो कल हुआ उससे बाद उसके दिल के दरवाजे रिधिमा के लिए पूरी तरह से खुल चुके थे। लेकिन रिधिमा ने पूरी रात जो उसका हाल किया उसके बाद वो डर चुका था रिधिमा से। कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है?
पर वो रिधिमा थी जो कुछ भी कर सकती थी। कल रात के बारे में सोचते हुए जन्य मास्क के पीछे से मुस्कुरा दिया। उसके गूज बम्स आ गए थे, कान कुछ लाल से पड़ गए थे। अच्छा था तनय अदा के साथ खेलने में बिजी था, वरना उसको देख लेता तो छोड़ता नहीं। कुछ ही देर में चारों घर पहुंचे तो दिशा और रिधिमा वहीं पर टेंशन में बैठी थी। अदा गायब थी तो वो भी परेशान हो गई थी। उन्होंने फिर बॉडीगार्ड से पूछा तो बॉडीगार्ड ने बताया अदा अधिप और जन्य के साथ गई है। बॉडीगार्ड ने अदा को जाते देखा था, लेकिन वो अधिप और जन्य के पीछे चल रही थी तो बॉडीगार्ड को लगा शायद अदा साथ में जा रही है, इसलिए कुछ बोला नहीं। लेकिन इतनी रात हो गई, चारों वापस नहीं आए तो दिशा और रिधिमा को भी टेंशन हो गई थी। घर आते ही अधिप अदा का हाथ पकड़ के ले जाने लगा तो अदा ने डर से तनय का हाथ पकड़ लिया। तनय भी तुरंत आगे आया और अधिप से अदा का हाथ छुड़ा के बोला, आज बच्ची को मेरे साथ सोने देना, वैसे भी दर्द में नींद नहीं आएगी, तो आज एक और मूवी निपटा देंगे हम दोनों। अधिप ने तनय को घूर के देखा और अदा को गोद में उठाते हुए बोला, ये जो तुम उसको दिन रात मूवी दिखाया करते हो, उसकी वजह से ही ये बिगड़ रही है। अधिप ने तनय को घूर के देखा और अदा को गोद में उठाते हुए बोला, ये जो तुम उसको दिन रात मूवी दिखाया करते हो, उसकी वजह से ही ये बिगड़ रही है। तनय ने मुंह बना लिया। वो कुछ बोलता उससे पहले अधिप बड़े कदमों से अदा को लेकर चला गया। उन दोनों के जाते ही रिधिमा जमाई लेते हुए बोली, अच्छा अब मैं भी चली सोने, कल सुबह जल्दी उठ के हॉस्पिटल भी जाना है, आज तो जा ही नहीं पाई। दिशा ने अपना सिर हिला दिया और तनय ने गॉड नाइट कहा और वो भी अपने रूम की तरफ भाग गया। दिशा ने मुंह चढ़ा लिया, वो भी उसके पीछे चली गई। रिधिमा भी आराम से जमाई लेते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन जन्य उसको ही देख रहा था। जन्य को समझ नहीं आ रहा था रिधिमा उसको ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है। क्या वो उससे कुछ और चाहती है, जो पहले जैसे नॉर्मल बिहेव कर रही है। कल रात सब कुछ होने के बाद रिधिमा उसको ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती है, जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जन्य थोड़ा सीरियस हो गया था। उसके दिल में ना चाह के भी अब ये आ रहा था, क्या रिधिमा ने उसका बस कल रात यूज किया। क्योंकि दोपहर को सब उठे, उसके बाद से रिधिमा ने एक बार उससे बात करना तो छोड़ो, ठीक से देखा तक नहीं। क्या उसको अब बात करने में शर्म आ रही है। लेकिन रिधिमा के फेस पर तो कोई शर्म जैसे भाव है ही नहीं। वो तो मस्त घूम रही है, सबसे बात कर रही है, बस उससे ही बात नहीं कर रही, जैसे पहले नहीं करती थी। अगर आज रिधिमा उसको इग्नोर कर रही है तो रात को उनके बीच के रिश्ते को क्यों बढ़ाया। पर ऐसा कैसे हो सकता है। कल एक नहीं 1000 बार रिधिमा ने उससे प्यार का इजहार किया था। सीधा सीधा आई लव यू नहीं बोला था, लेकिन घुमा के रिधिमा ने सब बोल दिया था और वो इतना भी नासमझ नहीं था कि कुछ समझे नहीं। और वो रिधिमा ही थी जिसने जबरदस्ती मार मार के साथ में निहारिका आंटी की धमकी दे दे के अपना रिश्ता आगे बढ़ाया था। हाँ भाई, जन्य इसलिए ही मुंह छुपा रहा था क्योंकि उसके गाल पर लव बाइट के निशान के साथ साथ रिधिमा के तमाचों के भी निशान थे। जब जब जन्य ने रिधिमा को रोकने की कोशिश की, रिधिमा ने रसीद के उसको दिया था और बोला था, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं प्यार कर रही हूँ ना, ज्यादा नू नकर किया तो आंटी से बोल दूंगी, तुम्हारे ऊपर केस भी कर दूंगी। जन्य को समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसा मार वाला प्यार है। बेचारे जन्य के गाल पर रिधिमा के हाथ की उंगलियां छाप गई थी। रात को जन्य के साथ जबरदस्ती प्यार करने वाली लड़की उसको अब नजरें उठा के नहीं देख रही। फिर जन्य को ख्याल आया कहीं रिधिमा उससे गुस्सा तो नहीं, वो उसको ऐसे ही बाथरूम में छोड़ आया और उससे भाग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं रिधिमा ये सोच रही हो, मैं कल रात की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहूं, इसलिए रिधिमा चाहती हो मैं सामने से बात करूं।
जन्य ने सोचते हुए एक गहरी सांस ली और अपना माथा रफ करने लगा और अपने आप से बोला, पर मैं उससे बोलूंगा क्या? पर नहीं बोला तो भी दिक्कत है, वो कुछ गलत ना समझ ले। गलती भी मेरी है, मुझे उसको अकेले ऐसे बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कहीं ऐसा ना लग रहा हो। मैंने बस फायदा उठा लिया उसका और अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जन्य ने गहरी सांस छोड़ी और रिधिमा के रूम की तरफ चला गया। उसने सोच लिया था, कल रिधिमा बेशर्म बनी थी, आज वो बेशर्म बन के उससे बात कर लेगा। हाँ, उसके दिल में बहुत बहुत प्यार नहीं है रिधिमा के लिए, लेकिन कल रिधिमा के दिल की बात जान के उसको अच्छा लगा। वो अपनी इस शादी को एक मौका जरूर देगा। जन्य रिधिमा के रूम में आया तो उसकी सारी सोच धरी की धरी रह गई। रिधिमा मस्त पैर फैला के सो रही थी। जन्य रिधिमा के रूम में आया तो उसकी सारी सोच धरी की धरी रह गई। रिधिमा मस्त पैर फैला के सो रही थी। जन्य ने अपना सिरनामे हिला दिया। उसको लगा रिधिमा गुस्से में उसको इग्नोर कर रही है। सोच के वो भी बाहर आ गया कि एक बॉडीगार्ड दारू की बोतलें लेकर बाहर जा रहा था। जन्य बॉडीगार्ड के पास आया और उसके हाथ में बोतलें देख के गुस्से में बोला, घर के अंदर अल्कोहल कैसे आई? जन्य बॉडीगार्ड के पास आया और उसके हाथ में बोतलें देख के गुस्से में बोला, घर के अंदर अल्कोहल कैसे आई? वो बॉडीगार्ड और घबरा गया और हकलाने लगा, सर वो। लेकिन जन्य तेज आवाज में बोला, ठीक से बोलो। तो वो बॉडीगार्ड डर से बोल दिया, सर वो कल रिधिमा मैम ने ड्रिंक ऑर्डर की थी और आज उन्होंने मुझे ये बाहर फेंकने को बोला। जन्य शॉक हो गया। उसके दिमाग में तुरंत चलने लगा, मतलब कल रिधिमा ने ड्रिंक की थी और रिधिमा ने उससे कल जो प्यार के वादे किए वो सब नशे में था। उसके कोई मायने नहीं है, जो हुआ वो भी रिधिमा को कुछ याद नहीं। शायद इसलिए होश में आते ही उसने अपने दिल दिमाग हर जगह से उसे उठा के फेंक दिया। जन्य का दिल जिसने अभी धड़कना सीखा था वो फिर अंधेरे में डूब गया। जन्य फिर कुछ नहीं बोला और अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ अधिप अदा को अपने रूम में ना ला के ट्रेनिंग रूम के ले गया। अदा अब और डर गई, कहीं अधिप उसको मारेगा तो नहीं। अधिप ने अदा की नीचे उतार के खड़ा किया और दूसरे साइड चला गया। अदा डरी हुई सी खड़ी अधिप को देख रही थी। अधिप गन लेकर अदा के पास आया और उसका मुंह पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डमी बॉडीगार्ड पर फायर करो। अदा डर से मासूम सा फेस बनाए हुए अधिप को देख रही थी। अधिप फिर उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, आई सेड शूट। अदा ने डर के अधिप की आंखों में देखते हुए बराबर वहां खड़े 4 डमी बॉडीगार्ड को आधे सेकंड के अंदर गोली मार दी। अधिप ने सिर घुमा के डमी बॉडीगार्ड को देखा तो सीधा निशाना आईब्रो के बीचों बीच था, जबकि अदा ने ठीक से नजर भर उन बॉडीगार्ड को देखा तक नहीं होगा। फिर भी उसने सटीक निशाना वो भी अधिप को देखते हुए उन डमी बॉडीगार्ड पर लगाया। अदा को जन्य ने गन जलाना सिखाया था, पर बस सेफ्टी के लिए। इतना सटीक निशाना मतलब अदा को पहले से गन चलाना आता था, वो उसमें पूरी ट्रेंड है। ऊपर से इतनी हाई लेवल पर कि बस एक नज़र देख के वो बिना देखें इंसानों पर गोलियां बरसा सकती थी। ये कोई अच्छी चीज नहीं थी। उस चीफ ने क्यों अदा को ऐसे ट्रेन किया होगा? अदा को चीजें तभी याद आती थी जब वो उस सिचुएशन में फंसती थी। आज भी भले उसके लिए खेल हो, लेकिन उसको ऐसी सिचुएशन देख के अपने आप गन चलाना याद आया होगा, क्योंकि ये सब उसके दिमाग में फीड है। अधिप खड़ा सोच रहा था कि अदा मासूमियत से बोली, सॉरी बॉस, मैं आगे कोई गलती नहीं करूंगी। अधिप अपने ख्यालों से बाहर आया और अदा के हाथ से गन लेकर गुस्से में फेंकते हुए बोला, आज के बाद तुम कभी गन को हाथ नहीं लगाओगी, चाहे कुछ भी हो, समझी? अदा मासूमियत से सवाल करते हुए बोली, क्यों बॉस? अधिप चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरे ऑर्डर है और तुमको मेरे हर ऑर्डर फॉलो करने होंगे।
अदा इतनी तेज आवाज सुनने सहम सी गई और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। अदिप ने फिर अदा को गोद में उठा लिया और अपने रूम में ले आया और उसको बेड पर लेटा के बोला, सो जाओ, और खुद बालकनी में जाके खड़ा हो गया। अदिप का सिर फटा जा रहा था ये सोच सोच के कि चीफ आखिर अदा से चाहता क्या है। अदा को इतनी मुश्किल शूटिंग उसने क्यों और कैसे सिखाई होगी। अदा की इस खूबी का फायदा कोई भी कैसे भी उठा सकता है। अदा के हाथों उसका माइंड डाइवर्ट करके 1 सेकेंड में एक साथ बहुत से लोगों की जान ली जा सकती थी। अदीप सोच रहा था कि अदा जो अपने बॉस के गुस्सा होने से उदास थी वो फिर दबे कदमों से अपने बॉस को मनाने आई। अदीप आंखें बंद करके रेलिंग से टेक लिए खड़ा था कि अदा उसके पास आके खड़ी हो गई और उसको देखने लगी। अदा को लग रहा था उसने गलती की तो अदीप गुस्सा है और अब उसको मानना उसकी ड्यूटी है, क्योंकि गलती उसने की है। अदा को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। तो उसको रिधिमा का लव ज्ञान याद आ गया, पैरों पर पैर घुमाने से तुम्हारा बॉस खुश हो जाएगा। अदा की आंखों में चमक आ गई और वो अदीप के पैरों को देखने लगी, लेकिन खड़े हुए वो अदीप की पैंट में पैर कैसे घुसाएं, उसको समझ नहीं आया। अदा ने अपना एक पैर उठा के अदीप की तरफ बढ़ाया लेकिन वो लड़खड़ाने लगी, तो उसने अपना पैर वापस ले लिया। अदा की आंखों में चमक आ गई और वो अदीप के पैरों को देखने लगी, लेकिन खड़े हुए वो अदीप की पैंट में पैर कैसे घुसाएं, उसको समझ नहीं आया। अदा ने अपना एक पैर उठा के अदीप की तरफ बढ़ाया लेकिन वो लड़खड़ाने लगी, तो उसने अपना पैर वापस ले लिया। तभी अदा के छोटे से दिमाग की बत्ती जली और वो अदीप के आगे फ्लोर पर लेट गई। अदीप की आंखें बंद थी और वो गहरी सोच में डूबा था, तो उसको आइडिया ही नहीं था उसकी छोटी सी बीवी क्या कांड कर रही है। तभी अदा के छोटे से दिमाग की बत्ती जली और वो अदीप के आगे फ्लोर पर लेट गई। अदीप की आंखें बंद थी और वो गहरी सोच में डूबा था, तो उसको आइडिया ही नहीं था उसकी छोटी सी बीवी क्या कांड कर रही है। अदा लेटी और अपने दोनों पैर उठा के अदीप के पैर के अंदर घुसा दिए। अदीप अचानक से चौंक के चीख पड़ा। अदा भी अदीप को चीखता देख चिढ़ने लगी। अदीप ने झट से आंखें खोली और अपने सामने अदा को नीचे फ्लोर पर लेटा देख वो और चौंक गया। ऊपर से अदा के पैर उसकी पेंट के अंदर थे, तो वो लड़खड़ा के सीधा अदा के ऊपर गिरने लगा। अदा लेटी और अपने दोनों पैर उठा के अदीप के पैर के अंदर घुसा दिए। अदीप अचानक से चौंक के चीख पड़ा। अदा भी अदीप को चीखता देख चिढ़ने लगी। अदीप ने झट से आंखें खोली और अपने सामने अदा को नीचे फ्लोर पर लेटा देख वो और चौंक गया। ऊपर से अदा के पैर उसकी पेंट के अंदर थे, तो वो लड़खड़ा के सीधा अदा के ऊपर गिरने लगा। अदा अपने ऊपर पहाड़ जैसा आदमी गिरता देख आंखें भींच के और जोर से चीख पड़ी। अदीप गिरा तो उसका सीना अदा के मुंह पर और उसका सिर जमीन पर भिड़ा। अदीप के मुंह से एक और बार चीख निकल पड़ी, लेकिन अदा ने उसको संभलने का मौका नहीं दिया और उसके पेट में चुटकी काटते हुए ऊ करके चिल्लाने लगी। बेचारी का मुंह अदीप के सीने के नीचे दबा था, उसको सांस नहीं आ रही थी तो आवाज कैसे निकलती। अदीप ने जल्दी से अपने आप को संभाला और अदा के ऊपर से अपना भार उठाया और अदा को देखने लगा, लेकिन अदा लंबी सांस लेते हुए अपनी नाक छू के देख रही थी कहीं पिच्ची तो नहीं हो गई। अदीप ने फिर अदा को खींच के ऊपर अपने फेस के बराबर किया और उसको घूरते हुए बोला, ये क्या हरकत है। अदा बेचारों सी अदीप को देखने लगी, उसको बहुत जोर से लगी थी। अदीप फिर भी उसको घूर के देख रहा था, तो अदा ने कहा, मैं आपको मनाने की कोशिश कर रही थी। अदीप, ऐसे फ्लोर पर लेट के और मुझे गिरा के। अदा ने जल्दी से अपना सिरना में हिला दिया, फिर अपना पैर उठा के अदीप की पैंट में पैर डालने की कोशिश की, तो अब उसके पैर अदीप के घुटने तक ही आ रहे थे।
अधिप ने अपना सिर नीचे करके देखा तो अदा उसके घुटने में पैर मारते हुए कुछ करने की कोशिश कर रही थी। तो वो फिर बोला, ये क्या कर रही हो? अदा कोशिश जारी रखते हुए बोली, मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पैर नीचे तक नहीं जा रहे। अधिप समझ ही नहीं पाया आखिर अदा चाहती क्या है। कि अदा अपने छोटे से दिमाग का कीड़ा घुमाते हुए बोली, आप एक काम करो, इस पैंट को घुटनों से हटा दो, फिर मेरे पैर आपके पैरों को छू जाएंगे, फिर मैं आपको खुश कर दूंगी। अधिप की आंखें बड़ी हो गई। अदा फिर बोली, बॉस करो ना, फिर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं अच्छे से खुश कर दूंगी आपको। अधिप को अदा की बातें सुन के खांसी आने लगी। ये कम दिमाग लड़की कुछ भी बोलती है। अधिप ने शौक के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अदा ने फिर अपना दिमाग घुमाया और नीचे खिसक गई और इस बार उसके पैर अधिप के पैंट के निचले हिस्से तक पहुंच गए और वो अधिप की पैंट में पैर घुमाने की कोशिश करने लगी। अदा के पैर अधिप के पैरों में थोड़ा बहुत घूम रहे थे, लेकिन इतना ही बहुत था अधिप की धड़कनें बढ़ाने को, उसकी सांसें तेज करने को। ये उसकी छोटी सी बीवी जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसके लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। कितना मूड ऑफ था उसका, कितना गुस्सा भरा था उसके दिल में चीफ के लिए, और इस छोटी सी गिलहरी ने अब उसके दिल में बेचैनी भर दी थी। ठीक से गुस्सा भी नहीं होने देती वो अपने हीरो को। अधिप अदा को रोकता उससे पहले अदा ने अधिप की पैंट में अच्छे से पैर घुसाने के लिए उसको पकड़ लिया। अदा अधिप के सीने से किसी बंदर के बच्चे जैसे चिपक गई। अधिप की धड़कनें और बढ़ गई। अदा जो बच्चों के जैसे जीभ निकाल के अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी, उसको नहीं पता था उसकी वो जीभ अधिप के सीने से छू रही थी और अब अपने हीरो का दिल रोलर कोस्टर पर भाग रहा था। बेचारा अपना हीरो की हमेशा फंसता है। अदा कहीं से भी कोई भी ज्ञान लेकर आती है और अपने हीरो की सांसों को चलती हुई मेन रोड के चौराहे पर लाके छोड़ देती है।